हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप्स। माय सेल्फ प्रिंस जैन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट टॉपिक, करंट न्यूज में भी बहुत चर्चा में है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तीन हमने नाम दिए हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और प्रोटम स्पीकर। क्या होते हैं, बात करते हैं एक एक को देखकर। देखो, स्पीकर अगर हम बात करें लोकसभा में, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? स्पीकर बुलाते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है। और आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर के लिए कुछ कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर। ये जो स्पीकर होते हैं ये लोकसभा के एमपी में से ही एक एमपी को क्या बनाया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसा चलता आ रहा है कि जनरली रूलिंग पार्टी से ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है। हाँ, ये कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन के द्वारा होता है। हाँ, बाय कन्वेंशन फ्रॉम रूलिंग पार्टी, जनरली सिंपल मेजोरिटी इलेक्शन होता है, तो रूलिंग पार्टी के ही एक एमपी को क्या बनाया जाता है? जनरली स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, स्पीकर जो होते हैं हेड ऑफ लोकसभा भी होते हैं और इनके द्वारा ही लोकसभा में जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं स्पीकर के द्वारा ही लिए जाते हैं। ओके, और ये स्पीकर का जो इलेक्शन होने वाला है, स्पीकर का जो इलेक्शन होगा, स्पीकर को नियुक्त करने का एमपी में से, वो कब और कौन सी डेट को होगा, उस डेट का डिसाइड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर। ओके, अब अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना हो तो वो किनको देंगे? वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। ठीक है, इफ स्पीकर वांट्स टू गिव द रेजिग्नेशन देन द स्पीकर कैन हैंड ओवर हिज और हर रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर। अंडरस्टूड? अब स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो एक नोटिस, उनको 14 डेज प्रियर नोटिस एक देना होता है, जिसमें नियरली रिमूवल मोशन में 50 मेंबर एग्री करना होता है। 50 मेंबर की अगर 50 मेंबर्स अगर एग्री करते हैं तो उनको 14 डेज के प्रियर में एक नोटिस भेजा जाता है और फिर इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा इन लोकसभा, अच्छा, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? जैसे कि टोटल सीट जितनी है और उसमें से अभी कितनी सीट खाली है, वैकेंसीज, उनको अगर हटा दोगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव सीट्स। तो इफेक्टिव सीट की मेजोरिटी, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 550 टोटल सीट है और अभी 20 सीट में इलेक्शन नहीं हुआ है या 20 सीट अभी भी खाली है, तो इफेक्टिव सीट कितनी हो जाएगी? 530। और इसकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? इसकी मेजोरिटी क्या हो जाएगी? 270, ठीक है, 265, ऐसा कुछ है ना, 265 + 1, ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। आई बात समझ में? अब देखो, अगर एक व्यक्ति लोकसभा में स्पीकर के पद के लिए चुना जाता है, ठीक है, स्पीकर के पद के लिए चुना जाता है, और इन केस अगर लोकसभा से उस व्यक्ति की मेंबरशिप चली जाती है, तो अगर लोकसभा में वो व्यक्ति पहले एमपी पद जो मिला है वो एमपी पद अगर छीन जाता है तो he or she will cease to be a speaker of that house, cease to be speaker on losing membership of लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा आपको पता है, लोकसभा क्या होता है? एक फिक्स टेन्योर रहता है 5 साल का, उसके बाद डिसॉल्व होती है। तो जब तक दूसरी लोकसभा री इलेक्ट होकर नहीं आती तब तक till the first meeting of the next न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, स्पीकर का पोजीशन या स्पीकर का पोस्ट डिसॉल्व नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा। ठीक है, जिस दिन नई लोकसभा इलेक्ट हुई और उसकी मीटिंग है, जिस दिन फर्स्ट मीटिंग जिस दिन रहेगी, उसी दिन तक पुराने जो स्पीकर है उनकी पोस्ट रहेगी, वरना पुराने स्पीकर की पोस्ट डिसॉल्व हो जाएगी। ओके,
अगर ऐसा हुआ, अभी रिसेंटली सुनने को आ रहा है, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सर हैं, है ना, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करा गया है, ठीक है, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में 118 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सपोर्ट करा है ना। हाँ, ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन लीडर, है ना, ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उन लोगों ने ये करा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करा है। अब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सुना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है, नहीं, स्पीकर के खिलाफ भी लाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 94। अंडर आर्टिकल 94 में यह प्रावधान है कि स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। हाँ, जब स्पीकर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, उनका व्हेन रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल बीइंग कंसीडर्ड, जब उनको रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन है वो कंसीडर किया जा रहा है, तो स्पीकर हैज नो राइट टू सिट इन द चेयर ऑफ स्पीकर। जनरली स्पीकर की चेयर में उनको बैठने का अधिकार नहीं होता है, वो एज ए सिंपल जो मेंबर ऑफ लोकसभा वैसे जाके बैठेंगे, पर स्पीकर की सीट में वो नहीं बैठ सकते, है ना। तो वैसा ही ओम बिरला सर ने किया है, जबकि उनके अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो वो अभी स्पीकर की सीट में नहीं बैठ रहे हैं, है ना। तो यहां पे साफ सा लिखा हुआ है कि कैन नॉट प्रिजाइड व्हेन रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल बीइंग कंसीडर्ड। हाँ, ये याद रखना, अगर आप एक व्यक्ति अगर स्पीकर है तो वो अपना वोट कास्टिंग वोट के हिसाब से देगा। मतलब अगर दोनों साइड के वोट अगेंस्ट में या फोर में वोट टाई हो गए तो लास्ट में स्पीकर वोट देता है, जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। बट इन केस ऑफ अगर स्पीकर का रिमूवल मोशन चल रहा है, अगर स्पीकर का रिमूवल मोशन चल रहा है और वो रिजोल्यूशन कंसीडर में है, स्पीकर अपनी सीट में नहीं बैठा है और वो एज ए सिंपल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसा बैठा है, तो वो स्पीकर, मतलब जो स्पीकर था अभी उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है या रिमूवल मोशन चल रहा है, वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट देने के लिए उनका पास वो अधिकार रहता है। जनरली वो स्पीकर के पद से हटेगा पर एमपी के पद से नहीं हटेगा। सो एमपी हैज a right to vote in the first instance. That's why when a resolution being processed against the speaker, then speaker has the right to vote in the first instance. Understood? Okay. अगर लोकसभा एमपी need not resign to being elected as speaker, अगर आप एक जनरल लोकसभा के एमपी हो पर आप अगर स्पीकर के लिए चुने जाओ तो आपको यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी लोकसभा की मेंबरशिप भी रिजाइन कर दो, नहीं करने से चलता है। तो ये तो पूरी बातें हमने कर दी स्पीकर के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम स्पीकर प्रो टेम क्या होता है। अब मैंने बताया कि स्पीकर की पोस्ट कब तक रहती है, जब तक फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती। अब फर्स्ट मीटिंग के दिन स्पीकर, पुराने स्पीकर की पोस्ट तो डिसॉल्व हो जाती है, तो वो फर्स्ट मीटिंग में नए जो एमपी बन के आए हैं उनको ओथ कौन दिलाएगा, नए स्पीकर का इलेक्शन कौन करवाएगा। तो इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशली एक जनरली व्यक्ति को नए मेंबर्स को शपथ दिलाने के लिए, नए स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए एक व्यक्ति को 1 या 2 दिन के लिए क्या करते हैं, स्पीकर बना देते हैं। ऐसे स्पीकर को प्रो टेम स्पीकर बोलते हैं, मतलब टेम्पोररी स्पीकर बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो कौन इलेक्ट करते हैं, कौन उनको बैठाते हैं, कौन प्रो टेम स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इनका काम क्या होता है प्रो टेम स्पीकर का, प्रिजाइड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ओके, इनका काम जनरली होता है एडमिनिस्टर ओथ टू न्यू मेंबर्स प्लस इलेक्शन ऑफ स्पीकर, जो नए स्पीकर आएंगे उनका इलेक्शन कंडक्ट करवाना। ओके, और आफ्टर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, अगर इलेक्शन में स्पीकर की पोस्ट तय हो गई, जीत गए पहले दिन, तो उस दिन ही ये जो प्रो टेम स्पीकर है इनका काम खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है टेम्पररी स्पीकर या प्रो टेम स्पीकर। ओके, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है डेप्यूटी स्पीकर। ओके,
आर्टिकल 93 ही हमको बताता है कि अगर स्पीकर अपने फंक्शंस के लिए एब्सेंट हो, स्पीकर अपने फंक्शंस के लिए एब्सेंट हो, तो उस दिन सेशन को प्रिजाइड करेंगे डेप्यूटी स्पीकर एज पर आर्टिकल 95 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर। ये जो डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं ये भी लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुनित होते हैं या चुनाव करे जाते हैं, है ना। इलेक्टेड ओनली आफ्टर द स्पीकर सिलेक्शन, एक बार स्पीकर का इलेक्शन हो जाए इसके बाद ही डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है। ओके, और डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। ओके, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा वो ऑलरेडी इलेक्टेड स्पीकर क्या करेंगे, फिक्स करेंगे कौन सी डेट को होगा। ठीक है, तो इनके बारे में और दो चार बातें देख लेते हैं कि ये जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा जब तक लाइफ में है तब तक ही रहेंगे। लोकसभा जिस दिन डिसॉल्व होती है डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट उसी दिन डिसॉल्व हो जाती है। जैसे हमने स्पीकर के बारे में कहा था, लोकसभा डिसॉल्व होने से भी जब तक दूसरी लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग नहीं होता तब तक स्पीकर का पोस्ट तो रहेगा, पर डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट ऐसा नहीं, जिस दिन लोकसभा खत्म उस दिन डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट भी खत्म हो जाता है। और इनको रिमूव करने के लिए भी सेम 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है, प्लस इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा में लानी होती है। ठीक है, तो एक बात याद रख लो, जो डेप्यूटी स्पीकर मतलब सबऑर्डिनेट टू स्पीकर नहीं होते। ठीक है, नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ये बस स्पीकर ना हो तो स्पीकर का काम करते हैं, बट इट इज ही और सी जो कि डेप्यूटी स्पीकर है इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। और जो डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी होती है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी लेने का दो प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, एक चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज वाले जो एक्सपेंडिचर रहते हैं, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर रहते हैं, इनको रिसीव करने के लिए, इनको विड्रॉ करने के लिए कोई भी वोट और डिबेट डिस्कशन नहीं होता है। पर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी एक्सपेंडिचर रहते हैं इनको विड्रॉ करने में पहले प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होता है, उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल निकाला जाता है, फिर उसके बाद विड्रॉ करा जाता है। आई बात समझ में? सो ये तो हमने पढ़ लिया स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू।